हिंदुस्तान में यदि आपकी आमदनी 25,000 रुपये पर मंथ है तो इनकम के लिहाज से आप टॉप 10% में आते हैं। और यदि यही आमदनी आपकी 25 लाख रुपये पर एनम है तो आप टॉप 3% इनकम लिहाज से आते हैं। और मेरा यह मानना है कि मेरे व्यूअर्स में जो काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स ये बिलोंग करते हैं 3 से 10%, टॉप 3 से टॉप 10% के स्लॉट्स में। और इसी के मद्देनजर रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे, यदि आपकी सैलरी एक मॉडेस्ट सैलरी है, इसके बावजूद आप म्यूचुअल फंड की सहायता से एक डिसेंट कॉर्पस कैसे बना सकते हैं। डिसेंट कॉर्पस की यात्रा शुरू करने के लिए हम यहाँ कुछ टिप्स की चर्चा करेंगे। और उसमें सबसे पहला टिप्स है बीइंग मॉडेस्टली। इसका सामान्य मतलब ये है कि आप मामूली रकम से अपनी ये यात्रा शुरू कर सकते हैं। जनाब, आप ये कभी ना सोचें कि ये रकम मामूली है, जब बड़ी रकम होगी तो फिर ये यात्रा शुरू करेंगे डिसेंट कॉर्पस बनाने का, यानी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। आपके पास अधिक पैसे कभी नहीं होंगे, क्योंकि जब भी अधिक पैसे होंगे आपके खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यदि सेविंग करना है तो आप अपने सैलरी या जो रेम्यूनरेशन जो मिलते हैं उसका मेजर पार्ट पहले ही अलग कर दें। यदि पहले ही अलग कर देंगे सेविंग के लिए तो आपको डे टू डे लाइफ में तकलीफ होगी। सो बेहतर है शुरू करने के लिए आपके मंथली इनकम या जो रेम्यूनरेशन है मंथली आपकी, उसकी 5 से 10% से आप सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स इस परसेंटेज को आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कुछ वर्षों के बाद आप इस सेविंग के आदी हो जाएंगे। एंड दूसरा, ऑटोमेट योर सेविंग। जनाब, सामान्य कॉमन लाइफ में देयर आर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स। पहला, पहले खर्च करें और खर्च करने के बाद जो बचे उसे सेव करें। और दूसरा, पहले सेव करें और सेव करने के बाद जो बचे उसको खर्च करें। चूंकि हमने पहले टिप्स में बताया कि 5 से 10% के आसपास आपको जो सुविधा हो उसके हिसाब से आप सेव करें, तो बेहतर है इस पेमेंट सिस्टम को ऑटोमेट कर दें। यानी जिस दिन आपको सैलरी या रेमुनरेशन मिले, खाते में ऐसी व्यवस्था कर दें कि उसी दिन जितनी रकम आप हर महीने इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो उस खाते से निकल के जो एवेन्यूज है इन्वेस्टमेंट की वहाँ चला जाए। इससे फ़ायदा आपको ये होगा, क्योंकि आपके खाते में पैसे उतने ही रहेंगे जितने खर्च करने हैं, तो आपको अनावश्यक टेम्पटेशन कहीं लग्जरियस आइटम में खर्च करने का नहीं होगा। तीसरा, मॉनिटर योर स्पेंडिंग। इसका मतलब कि यदि आपको बचत बढ़ानी है, इसका दो ही तरीका हो सकता है, या तो आपकी इनकम बढ़ जाए या आपके खर्चे कम हो जाए। इनकम बढ़ाना आपके बस का बात नहीं, आप खर्च को जरूर कम कर सकते हैं। इसलिए हर 2, 3, 4, 6 महीने में आप जो सारे खर्चे हैं उसको मॉनिटर करें, उसको रिव्यू करें। इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप खर्चे को कम करें, जो आवश्यक खर्चे हैं उसको जरूर पूरा करें, लेकिन ऐसे खर्चे को ढूंढें जहां आप उसमें खर्च कम कर सकते हैं, सो दैट आपकी सेविंग बढ़ जाएगी। फोर्थ वन, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेसेसिटीज एंड डिजायर। जो जरूरी खर्चे हैं उसको आप कम नहीं कर सकते, उसको आइडेंटिफाई करें, उसको कम ना करें। लेकिन इसके अलावा जो लग्जरियस एक्सपेंडिचर्स हैं उसको अपनी सुविधा अनुसार रेगुलेट करें। द फिफ्थ वन, आइडेंटिफाई द सुटेबल एवेन्यूज। सुटेबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, सुटेबिलिटी और अनसुटेबिलिटी ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर। और जब इन्वेस्टमेंट की बातें होती हैं, सुटेबल एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट, ये डिपेंड करता है हर इन्वेस्टर्स के इंडिविजुअल परसेप्शन पे। इसलिए यहाँ हम बात करेंगे कि कौन से कॉमन इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं जो आम आदमी उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। उसमें हमने देखा रिकरिंग डिपॉजिट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, नेशनल पेंशन स्कीम है, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, और लास्ट में लिखा है हमने म्यूचुअल फंड। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे एवेन्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये हमने कॉमन एवेन्यूज की बातें कर रहा हूँ। रिकरिंग डिपॉजिट बैंक और पोस्ट ऑफिस का एक स्कीम है जिसमें आज के दिन में 7 से 8% तक ब्याज मिल रहे हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का डिडक्शन की सुविधाएं हैं, लेकिन जब से ओल्ड टैक्स रिजीम पर्दे के पीछे जा रहा है तब से इसकी सुटेबिलिटी भी थोड़ी कम हो रही है, और ब्याज के ख्याल से, इंटरेस्ट के ख्याल से 7.1% का ब्याज इस पर मिल रहा है। हालांकि इसका ब्याज जो रीसेट होता है हर क्वार्टर में, लेकिन पिछले कई वर्षों से ये लगातार 7.1% ही हो रहा है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये आपका मैंडेटरी या कंपलसरी कह लें आपका कंट्रीब्यूशन है, इसमें आप कम या अधिक नहीं कर सकते, और आपके कंट्रीब्यूशन पे 12% तक मैक्सिमम एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। इसमें आपका कुछ नहीं है, जो है ये होना चाहिए सोशल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छा स्कीम्स है।
नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें भी सेक्शन 80CC(D) इनकम टैक्स एक्ट में के हिसाब से इसमें डिडक्शंस मिलते हैं 50,000 रुपये तक। लेकिन जैसा मैंने कहा कि न्यू टैक्स रेजिम में ये कोई डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है। सो जब से ओल्ड टैक्स रेजिम पर्दे के पीछे गया है, उसमें ये नेशनल पेंशन स्कीम का भी जो आकर्षण था वो कम हो गया, और आज के दिन में इसमें करीब 7.2% के आसपास रिटर्न मिल रहा है। अगला एवेन्यूज है स्टॉक्स, शेयर्स। स्टॉक्स और शेयर्स काफ़ी पॉपुलर वो हैं हर आदमी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत नहीं है कि रिटर्न की काफ़ी संभावनाएं, असीम संभावनाएं हैं, लेकिन रिस्क भी उसमें उतना ही लेकिन इन्वॉल्व है। सो मेरे विचार से जिसको स्टॉक्स में आइडिया ना हो वो इसमें हाथ ना डालें। हालांकि हर इन्वेस्टर्स अपने आप को स्टॉक मार्केट का मास्टर समझता है, लेकिन हिंदुस्तान में 98% जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो केवल ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो मुकद्दर के हिसाब से सट्टा बाजार करते हैं उस हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं। ज्ञान के हिसाब से केवल 2% इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम उन इन्वेस्टर्स के लिए जिसकी मॉडेस्ट सैलरी है उनको हम चाहेंगे कि इस एवेन्यूज में हाथ ना डालें। और आखिरी लिखा है हमने म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड काफी बेहतर स्कीम है, और म्यूचुअल फंड में कई सेगमेंट्स हैं, और यहाँ हमने केवल 2 सेगमेंट की बातें की हैं, लार्ज कैप और मिड कैप की। लार्ज कैप में कहा जाता है कि रिटर्न कम है लेकिन रिस्क भी कम है, और मिड कैप में लार्ज कैप के कंपेरिजन में उससे अधिक रिटर्न है और उससे अधिक रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो हमने लार्ज कैप मिड कैप 2 ही कैप के बारे में एनालिसिस की है, और हमने ये माना कि पिछले 20 सालों में जो लार्ज कैप और मिड कैप का रिटर्न 14.44% लार्ज कैप का था और मिड कैप का था 18.50%। ये रिटर्न जो है लार्ज कैप इंडेक्स का है, यानी निफ्टी 100 TRI का है, और मिड कैप इंडेक्स का है, यह है इसका मतलब ये निफ्टी 150 TRI का है जनाब। ये चूंकि इंडेक्स फंड में है, इस तरह के म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर को अधिक कुछ नहीं करना होता है। तो लार्ज कैप में देखा कि 14.44% और मिड कैप में ये 18.50% दिया है पिछले 20 सालों का। यदि हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के देखें तो ये दिख रहा है, और यदि हम ये मान के चलें कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के आसपास ही अगले 20 साल से ये इस परफॉर्मेंस को रिपीट करेंगे, तो यदि 1,000 रुपये, जो चूंकि हम मॉडेस्ट सैलरी वालों की बातें कर रहे हैं, 1,000 रुपये पर मंथ यदि आप इन्वेस्ट करते हैं लार्ज कैप इंडेक्स फंड में, तो 20 सालों के बाद ये 13,76,000 के आसपास कॉर्पस बन जाएंगे। और यदि 2,500, जैसे मैंने बताया था शुरू में कि 5 से 10% तक आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो 2,500 बनते हैं, 10% 25,000 का, तो 2,500 पर मंथ यदि अगले 20 साल तक के लिए इन्वेस्ट करें, हमें पूरी संभावना है कि 34,29,000 के आसपास कॉर्पस बन जाएगा। ये तब जब लार्ज कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ इंडेक्स फंड की, ध्यान रखें, मैं कोई एक्टिवली मैनेज फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडेक्स फंड की बात कर रहा हूँ जिसमें 100 टॉप स्टॉक्स जो स्टॉक मार्केट के हैं उसमें उसी प्रोपोर्शनल हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है। इसका मतलब जिस तरह से टॉप 100 फंड्स मार्केट में मूव करेंगे उसी हिसाब से आपका फंड का रिटर्न भी मूव करेगा। यही बात है यदि मिड कैप इंडेक्स की करें तो इसमें देखा पिछले 20 साल का जो XIRR है या रिटर्न है, यूं कह लें 18.50% है, और 1,000 रुपये के हिसाब से यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 20 वर्षों में हमें 26 लाख के आसपास कॉर्पस बनने की पूरी संभावना है। और यदि 2,500 पर मंथ यदि के हिसाब से यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये करीब 65 लाख के आसपास कॉर्पस क्रिएट होने की संभावना है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपकी सैलरी मॉडेस्ट भी है, और शुरू से 24 साल 25 साल की उम्र से यदि आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो 20 सालों के बाद जब 44 45 से 50 के आसपास होंगे तो आपके पास एक डिसेंट कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। थैंक यू।